टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 22 मई करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, इनको आप डेली बेसिस पर कवर करते रहिएगा, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो, सभी आपके कवर हो जाएं। गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सारे अपडेट्स जो आते हैं वो इसी पे आते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा 22 मई करंट अफेयर्स को कि अगर लोअर पीसीएस मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं उत्तराखंड में, जो भी लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। और वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को टेस्ट कर पाएँ, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप ज्वाइन कर सकें उस ग्रुप को, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी हो जाए जब आपका एग्जाम होने वाला होगा। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से। तो एक्सेस टू बाइसिकल्स की बात की जा रही है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको बाइसिकल्स का एक्सेस है भारत में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट आ रही है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि 78.9% हाउस होल्ड जो हैं वेस्ट बंगाल में, उनके पास बाइसिकल्स हैं। पूरे भारत में हाईएस्ट जो बाइसिकल्स हैं वो वेस्ट बंगाल स्टेट में है। नेशनल एवरेज जो है वो 50% है। तो यूपी होल्ड द सेकंड रैंक विद 75.6% ऑफ हाउस होल्ड्स ओनिंग अ बाइसिकल। तो यूपी में 75% लोगों के पास बाइसिकल्स हैं, यानी 75% हाउस होल्ड्स के पास बाइसिकल्स हैं। तो यानी कि साइकिल है, हम बेसिकली हम इस तरह से कह सकते हैं। और नेशनल एवरेज जो है वो 50.4% है। नागालैंड में सबसे कम बाइसिकल पाई जाती हैं, सिर्फ 5.5% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास बाइसिकल है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना यह है कि जो वेस्ट बंगाल का टॉप पोजीशन उसकी जो आ पाई है वो इस वजह से आ पाई है क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसके तहत वहाँ पर साइकिल्स दी गई थी, बिकॉज ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स सबूज साथी स्कीम है ना। तो सबूज साथी की स्कीम चलाई गई थी जिसके तहत 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बाइसिकल्स दी गई हैं अंडर द स्कीम। नेक्स्ट GS2 की न्यूज़ अगर देखें तो रामनाथ कोविंद जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो जमैका विजिट करने वाले हैं और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है जिन्होंने जमैका विजिट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रामनाथ कोविंद ने फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हैं जो जमैका विजिट कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जमैका की कैपिटल क्या है, और ये भी बताएंगे कि जमैका जो है वो किस ओशन में आता है, कौन सा ओशन जो है जमैका के पास लगता है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिपोर्ट फ्लैग्स रिस्क ऑफ फोर्टिफाइड राइस फॉर सम। अब देखिए, फोर्टिफाइड राइस यानी कि वो राइस, एक तो सिंपल चावल होते हैं, सिंपल चावल में अगर हम कुछ और विटामिन या कैल्शियम्स के कुछ चावल की शेप के ही दाने उसके अंदर डाल दें तो उसको फोर्टिफाइड राइस कहा जाता है, जिससे कि हम उन चावलों को यूज़ कर सकें लोगों के अंदर जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की। लेकिन ये कहा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जितना भी फोर्टिफाइड राइस है वो सभी तरह के लोगों के लिए कामयाब है, या सभी तरह के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो झारखंड से न्यूज़ आ रही है कि झारखंड के लोगों के लिए फोर्टिफाइड राइस एक वरदान ना होकर अभिशाप साबित हो सकता है। वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको आयरन का ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस में ये कहा जा रहा था कि जिन महिलाओं में, जिन बच्चों में, जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको अनीमिया की बीमारी हो जाती है, तो वहाँ पर अगर हम फोर्टिफाइड राइस उनको देंगे तो लोगों के अंदर जो राइस के साथ साथ जो आयरन का कंटेंट है वो भी चला जाएगा, जिससे कि आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन ऑलरेडी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है झारखंड की, उनके अंदर आयरन की सफिशिएंसी रहती है, आयरन खूब मात्रा में रहता है उनकी डाइट में। तो अगर और वो फोर्टिफाइड राइस खाएंगे तो उसके वजह से उनको आयरन का ओवरलोड हो जाएगा, यानी आयरन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, और बॉडी में आयरन ज़्यादा होने से उनको दिक्कत आने लगेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फोर्टिफाइड राइस थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स एज अ सिल्वर बुलेट टू कर्व अनीमिया must stop in states such as Jharkhand which have large tribal population that suffer from sickle cell anemia, thalassemia और tuberculosis borne activists। तो जो एक्टिविस्ट थे उनका कहना ये था कि योजना तो ठीक है, लेकिन इस योजना को अगर हम झारखंड में चलाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत है। वहाँ पे जो झारखंड की पॉपुलेशन है वो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित रहती है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया जो है ये कंडीशंस हैं वेयर देयर इज ऑलरेडी एक्सेस आयरन इन द बॉडी। तो ये तीनों बीमारियां तब होती हैं जब आयरन एक्सेस होता है बॉडी में। और टीबी, अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो वो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, तो इस वजह से फोर्टिफाइड राइस उसको देना गलत है। कंजम्पशन ऑफ आयरन फोर्टिफाइड फूड्स अमंग पेशेंट्स ऑफ दीज डेफिशिएंसीज कैन रिड्यूस इम्यूनिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ऑर्गन्स। तो अगर वो आयरन फोर्टिफाइड फूड्स खाएंगे तो वो जो पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी हो रही है, तो एक तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और जो ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी है, यानी उनके जो ऑर्गन्स हैं वो तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे। झारखंड इज़ एन एंडेमिक जोन ऑफ सिकल सेल डिसऑर्डर। झारखंड तो एक एंडेमिक जोन है, वहाँ पे सिकल सेल डिसऑर्डर होता है बहुत ज़्यादा, और थैलेसीमिया भी पाया जाता है। 8 से 10% लोगों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि 2 गुनी है नेशनल एवरेज से।
तो झारखंड जो है वो एक एंडेमिक जोन है, मलेरिया का रहा है 2020 में, और स्टेट रैंक 3rd इन द कंट्री इन द मलेरियल डेथ्स। तो मलेरियल डेथ्स में 3rd नंबर पर रहा है झारखंड स्टेट। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से कि फ्रांस सेट टू गेट इज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन 3 decades। तो 3 दशकों के बाद फ्रांस में अभी नई सरकार बनी है जिसके प्रेसिडेंट जो हैं इमैनुअल मैक्रोन बनेंगे। उन्होंने फर्स्ट टाइम पिछले 30 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो अब जाके एक फीमेल को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन नेम्ड लेबर मिनिस्टर एलिजाबेथ बोन एज प्राइम मिनिस्टर। उनको एलिजाबेथ बोन को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर घोषित किया है कि अब एलिजाबेथ बोन जो हैं वो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनाई जाएंगी। नेक्स्ट आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जब से ज्ञानवापी मॉस्क पे, जो ज्ञानवापी मस्जिद है काशी विश्वनाथ मंदिर से जिसकी सीमा लगती है, जब से वहाँ पे इशू चल रहा है तो उसके बाद से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वापस से न्यूज़ में आ गया है। 1991 का एक्ट था जिसके तहत ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जिस मंदिर का जो स्टेटस है वही स्टेटस जब ये एक्ट बनाया गया 1991 में, तो ये कहा गया कि जिस जगह पे 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है, या वो मंदिर है या वो मस्जिद है, हमेशा वही स्टेटस उसका बना रहेगा, उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बाद में मंदिर को मस्जिद बनाते हैं और मस्जिद को गुरुद्वारा बना दें, तो इस तरह से नहीं कर सकते। इसमें राम जन्मभूमि, क्योंकि उस टाइम विवादों में था, राम जन्मभूमि ऑलरेडी कोर्ट में था, तो इस एक्ट से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उसको बाहर कर दिया गया था। तो मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा था कि आप रेस्पॉन्ड करें एक पिटीशन को जिसने चैलेंज किया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इस लॉ को 15 अगस्त 1947 को वहाँ पे जो स्टेटस था मंदिर का, यानी कि द लॉ वाज इनेक्टेड टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि जितने भी प्लेसेस हैं वर्शिप के, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, सभी के स्टेटस को फ्रीज करने के लिए कहा था, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत में था। एन एक्सेप्शन वाज मेड इन कीप द बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट आउट ऑफ द एम्बिट। तो ये चीज़ है भारतीय। द डिस्प्यूट एंडेड आफ्टर द कोर्ट रूल्ड दैट द लैंड ऑन विच द मस्जिद स्टूड शुड बी हैंडेड ओवर टू द हिंदू कम्युनिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राम टेम्पल। अब ये डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो चुका है और राम जन्मभूमि विवाद खत्म हो चुका है। राम जन्मभूमि के ऊपर अब राम मंदिर बन रहा है। एक्ट सेज दैट नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, जो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो, उसका जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकता। इट कंटेन्स अ डिक्लेरेशन दैट अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी एज इट वॉज ऑन 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट आ रहा है significantly it prohibits any legal proceedings from being instituted regarding the character of a place of worship and declares that all suits and appeals pending before any court or authority on the cutoff date regarding the conversion of the character of a place of वर्शिप शैल अपील। यानी उनका कहना ये है कि अगर इन केस कोई भी केस किसी भी जगह पे चल रहा है, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है, तो वो सब केस ख़त्म कर दिए जाएंगे, उन केस का आगे रेलेवेंस नहीं रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि इन विच केसेस विल द लॉ नॉट अप्लाई। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, इसमें क्या एक्सेप्शंस हैं, यानी क्या ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये एक्ट नहीं लगेगा। तो 1991 एक्ट विल नॉट अप्लाई इन सम केसेस, कुछ केसेस में नहीं लगेगा। एक तो ये नहीं लगेगा जहाँ पे एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंगे, एक तो वहाँ नहीं लगेगा। आर्कोलॉजिकल साइट्स पे नहीं लगेगा, जो कि 1958 का जो एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958, इसके तहत जो भी बॉडीज़ कवर होती हैं उन पे किसी पे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं लगेगा। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। मान लेते कोई ऐसा केस था जो सेटल हो चुका है, उस पर भी नहीं लगेगा। और टू द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विजेंस। और जो चीज़ सबकी सहमति से, अगर कोई चीज़ का रूपांतरण सहमति से हुआ है तो भी ये वहाँ पे लागू नहीं होगा। एक्ट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट्स परव्यू द प्लेस ऑफ वर्शिप कॉमनली रेफर्ड टू एज द बाबरी मस्जिद और जन्मभूमि। तो बाबरी मस्जिद जन्मभूमि वाला जो केस था वो इससे अलग रखा ही गया था 1991 के एक्ट में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट फ्रीज परारी वलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने परारी वलन को, जो कि राजीव गांधी के मर्डर केस में कन्विक्ट थे, उनको आज़ाद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उनको आज़ाद कर दिया है। तो इट इन्वोक्स एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑल्सो होल्ड्स गवर्नर बाउंड बाय कैबिनेट एडवाइस। और ये भी कहा है कि जो गवर्नर है वो कैबिनेट के एडवाइस पे, यानी कि उस स्टेट की जो कैबिनेट उसको एडवाइस देगी गवर्नर को, उसके लिए वो बाउंड है। कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द तमिलनाडु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस किया था 9 सितंबर 2018 को कि आप परारी वलन को माफ़ कर देंगे, पार्डन कर देंगे, और ये बाइंडिंग है गवर्नर पे अंडर आर्टिकल 161 कि आप उसको छोड़ देंगे। द गवर्नर हैड नो बिजनेस
फॉरवर्डिंग द पार्डन प्ली टू द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि गवर्नर का ये कोई भी कार्य नहीं है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऐसी प्ली भेजे कि अगर किसी पर्सन को पार्डन देना हो। कोर्ट सेड अ गवर्नर्स नॉन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे यूपीएससी इस पर सवाल पूछ सकता है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नर अगर आर्टिकल 161 के तहत अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाया जा सकता, इसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। यानी कि आप सरकार से गवर्नर से जवाब मांग सकते हैं कि आप आर्टिकल 161 के तहत अपना काम क्यों नहीं कर रहे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ आ रही है स्टैगफ्लेशन पे। इंडिया एज अ कंट्री इस टाइम पे स्टैगफ्लेशन से जूझ रहा है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब वहाँ पे इकोनॉमी स्टैगनेंट भी हो जाती है और वहाँ पे इन्फ्लेशन भी रहता है, यानी कि स्टैगनेंट भी है, ना तो इकोनॉमी बढ़ रही है ना घट रही है, और लगातार लेकिन महंगाई अगर बढ़ती जा रही है तो स्टैगनेंसी भी आ रही है, यानी कि जॉब्स नहीं निकल रही और इन्फ्लेशन भी हो रहा है, तो उस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिचुएशन मार्क्ड बाय स्टैगनेंट इकोनॉमिक आउटपुट। की इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो तो स्टैगनेंट है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें तो काम नहीं हो रहा है आपकी अर्थव्यवस्था में, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई का दर बहुत ज़्यादा है। द आइडिया बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द 1970s। तो स्टैगफ्लेशन का जो आइडिया था ये 1970s में पॉपुलर हुआ जब यूएस इकोनॉमी ने विटनेस किया हाई प्राइस इन्फ्लेशन। यूएस की इकोनॉमी जो थी, यूएस में अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महंगाई रही ड्यू टू द ऑयल शॉक। उस टाइम पे जो ऑयल शॉक लगा था, एज वेल एज एन इकोनॉमिक रिसेशन मार्क्ड बाय नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो गई, यानी कि वहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, वहाँ पे काम बहुत कम हो गया। अगर काम बहुत कम हो रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है और उसके बावजूद अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अगर कोई कंट्री इससे जूझ रहा होता है तो उसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को दर्शाने के लिए एक कर्व आता है जिसको हम फिलिप्स कर्व कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो फिलिप्स कर्व जो है, जो आइडिया ऑफ स्टैगफ्लेशन है, वो फिलिप्स कर्व से ही बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। फिलिप्स कर्व ये ट्राई करता है कि एक जो नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन उसको दर्शा सके। फिलिप्स कर्व का ये कहना है कि अगर इनकेस इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो यानी या अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों में नेगेटिव एक रिलेशन है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तब इन्फ्लेशन हाई होगा। ये फिलिप्स कर्व का कहना है। द सपोज्ड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये कीन्जियन इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो कीन्जियन इकोनॉमिक्स है उसको भी शो करता है। अकॉर्डिंग टू दीज इकोनॉमिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी राइजेज व्हेन वेजेस फेल टू ड्रॉप क्विकली। अगर अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में कब राइज करता है, जब वेजेस जो हैं वो फेल हो जाते हैं कि वो जल्दी से गिर नहीं पाते इनफ टू एडजस्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर वेजेस कम नहीं होंगे तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, जो कंपनीज़ हैं वो उनको निकालना शुरू कर देगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगेगा। तो वर्कर्स आर सीन एज अनविलिंग टू एक्सेप्ट अ कट इन देयर वेजेस। वर्कर्स जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सैलरी कम हो, फोर्सिंग द बिजनेसेस टू लेट गो ऑफ सम ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू हायर वेजेस। अब क्या करेगा, जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, कुछ अपने वर्कर्स को निकाल लेगी जिससे कि जो हाई पेड ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी दे दी जा सके। तो दिस कैन अफेक्ट द ओवरऑल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। तो इससे ओवरऑल आउटपुट जो है किसी भी इकोनॉमी की वो इफेक्ट हो जाएगी। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक्स टू केयरफुली मैनेज प्राइस इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक की ड्यूटी है कि वो अपने जो प्राइस का इन्फ्लेशन है उसको मैनेज करे इन सच अ वे दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज केप्ट विद इन रीजनेबल लिमिट्स। इन्फ्लेशन वॉज सपोज टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन लेवल सच दैट देर इज़ नो एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन इस तरह से रहना चाहिए, जो भारत की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसने इन्फ्लेशन की दर 2% से लेकर 6% या 4% को ±2% लिमिट रखी गई है। तो अगर हम उसमें रहते हैं, हमारा इन्फ्लेशन दर उसमें रहता है और इकोनॉमी सही से चलती रहती है तो हम स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में नहीं आ पाएंगे, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात होगी। एंड द इकोनॉमी इज़ फंक्शनिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। कुछ प्रीलिम्स के अगर फैक्ट्स देखें तो सबसे पहले आता है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पे पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया था और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे एक बिरसा मुंडा म्यूजियम भी लॉन्च किया था रांची में। और अप्रैल 14 की अगर मैं बात करूँ, जिस दिन अंबेडकर जयंती थी 2022 में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है उसको भी इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस डायरेक्ट इससे सवाल पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे डिक्लेयर किया था। तो क्वेश्चन आ रहा है पहला कि यूनेस्को
जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ है वो अवार्ड किया जाता है ईच ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन ये अवार्ड दिया जाता है। तो वो पूछ रहा है कि 2021 में ये किसे दिया गया था और ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। तो 2021 में ये मारिया रेसा को दिया गया था और ये फिलीपीन से बिलोंग करते हैं। फिर है कि एक डिक्लेरेशन है, ये 3 मई 1991 को अडॉप्ट किया गया था। इन नामीबिया इज़ कंसिडर्ड अ बेंचमार्क फॉर इंश्योरिंग प्रेस फ्रीडम। कि नामीबिया में इसको अडॉप्ट किया गया और ये एक बेंचमार्क बना इंश्योर करने के लिए प्रेस फ्रीडम को अराउंड द वर्ल्ड। द आइडियाज़ एक्सचेंज्ड बाय अफ्रीकन जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। तो ये इसको पूछना सीधा सीधा तो सवाल ही पूछना चाह रहा है कि इस डिक्लेरेशन का नाम क्या है। इस डिक्लेरेशन का नाम है विंडहॉक डिक्लेरेशन। ये विंडहॉक डिक्लेरेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विंडहॉक जो है वो नामीबिया की राजधानी है, इस वजह से वहाँ पे ये डिक्लेरेशन हुआ क्योंकि कैपिटल में ही ये मीटिंग हुई होगी। द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन की इंडियन, अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है वो इन सब चीज़ों की बात करता है कि हमारे पास फ्रीडम है ओपिनियन की, एक्सप्रेशन की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ओपिनियन जो है वो आर्टिकल 19 के तहत मिलता है, वही ये सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि दिस कंट्री रैंक्स 177th इन द 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है ये कंट्री रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा लॉन्च की गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। ये कंट्री का नाम क्या है? इस कंट्री का नाम है चाइना। तो चाइना में प्रेस जो है बिल्कुल भी फ्री नहीं है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, इस वजह से उसकी रैंकिंग जो आती है सबसे पीछे आती है। नेशनल प्रेस डे जो भारत में मनाया जाता है हर साल, वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस दिन काम करना स्टार्ट किया था, तो वो थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एडवर्ड जेनर 17 मई को बॉर्न हुए थे 1949 में और ये अपना एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था वैक्सीन का। तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का कॉन्सेप्ट निकाला और इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, जो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, उसकी वैक्सीन लॉन्च की। तो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं कि लुइस पास्चर जो कि अपना एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी करी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन और उन्होंने रेबीज़ की और एंथ्रेक्स जो बीमारी है उसकी वैक्सीन डेवलप करी। तो पूछ रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी इनॉक्यूलेटेड अगेंस्ट रेबीज़ बाय पास्चर। तो पास्चर के द्वारा सबसे पहले पर्सन कौन थे जिसको ये इंजेक्शन लगाया गया था, ये डोज लगाई गई थी, एंड लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू बी सक्सेसफुली ट्रीटेड फॉर द इन्फेक्शन। और वो पहले पर्सन थे जिनको सक्सेसफुली भी ट्रीट किया गया था इस इन्फेक्शन के लिए, तो उनका नाम था जोसेफ मीस्टर। तो ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिनको इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके थ्रू उनको जो भी वैक्सीनेशन थी, इनॉक्यूलेशन था, वो किया गया था उनका। एडवर्ड जेनर जिनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी बनाई। तो वो कह रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है वो किस वायरस की वजह से होता है? स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी फॉर द डिस्कवरी ऑफ HIV हैज़ बिन कंट्रोवर्शियल। की जो प्रायोरिटी है कि HIV की डिस्कवरी हुई है, ये कंट्रोवर्शियल रही है। और 1993 में एक अमेरिकन टेलीविजन फिल्म डॉक्यू ड्रामा भी इस पर आया है HIV/AIDS के ऊपर। तो उसका नाम क्या है? एंड द बैंड प्लेड ऑन पॉलिटिक्स, पीपल एंड द एड्स एपिडेमिक बाय रैंडी शिल्ड्स। तो ये एक प्रोग्राम का नाम है। ये सवाल हो सकता है ना भी पूछे एक बार को, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में था तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो MMR वैक्सीन है जो कि मॉरिस हिलमैन ने इसको डेवलप किया था, तो ये 3 इन्फेक्शन डिसीज़ के लिए। तो MMR का मतलब क्या है? इसका नाम है, इसका मतलब है मीजल्स, मम्स और रुबेला। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 12 डिसीज़ के लिए, उसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और एक पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है एक महिला है, ऑस्ट्रेलियन वायरोलॉजिस्ट हैं, जो कि लीडिंग मेंबर है टीम की दैट डिस्कवर द ह्यूमन रोटा वायरस। तो ह्यूमन रोटा वायरस इन्होंने डेवलप किया या डिस्कवर किया। तो ये कौन है? ये हैं रूथ बिशप। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि 2011 की अमेरिकन फिल्म थी जिसकी पॉपुलैरिटी हुई कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि इसमें लगभग वही चीज़ें दिखाई गई जो कोविड-19 पेंडेमिक में लोगों ने महसूस की। इस फिल्म का नाम क्या था? इस फिल्म का नाम था कंटेजियन। चलिए दैट्स ऑल फॉर 22 ऑफ मे गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी तरह की आप हेल्प चाहिए आपको, तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।